गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जीएलसी चूरू के इस यूट्यूब चैनल पर आज एक बार फिर हम विधि द्वितीय वर्ष के प्रशासनिक विधि के चैप्टर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि पिछली कक्षा में मैंने दिल्ली लॉज के बाद में कॉन्स्टिट्यूशनल स्थिति को 1951 में अपने सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, और उसके बाद में फर्दर जिन केस लॉज के माध्यम से प्रत्यायोजित विधायन की संवैधानिक स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयास जो किया गया, उसको अपन कुछ अदर केस लॉज के माध्यम से अध्ययन करेंगे। तो उस पिछली कक्षा में जिस केस को अपन ने डिस्कस किया, उससे आगे अपन देखें तो देखो, पहला वाद इसमें मैंने आपके सामने लिया है हरिशंकर बागला बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश AIR 1954 सुप्रीम कोर्ट। देखो यहाँ इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और संक्षिप्त तो नोट्स आपके सामने आ जाएगा। डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इस वाद में जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलकर डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के संबंध में हमारे सामने आया, वो ये था कि विधायिका के सारभूत कृत्यों को स्पष्ट किया तथा कहा कि इन्हें प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। देखो यहाँ इस लाइन को आप देखेंगे, इस वाद के संबंध में जो निष्कर्ष है, विधायिका के सारभूत कृत्यों को स्पष्ट किया तथा कहा कि इन्हें प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता। कहने का मतलब इस केस में दो महत्वपूर्ण बातें थी कि पहला सवाल तो ये था कि सारभूत बातें या सारभूत कार्य जो विधायिका के हैं वो कौन से हैं, और दूसरी बात है कि क्या विधायिका अपने इन सारभूत कृत्यों को कार्यपालिका को डेलीगेट कर सकती है। तो यहाँ पहली बात तो ये कि ऐसे कार्य जिनके लिए विधायिका का निर्माण होता है वो विधायिका के सारभूत कृत्य माने जाते हैं, और इस प्रकार के कृत्यों को कार्यपालिका को डेलीगेट नहीं किया जा सकता। या बिल्कुल सिंपली हम यूं कह सकते हैं कि जिन मूल उद्देश्यों के लिए विधायिका का सृजन किया जाता है, उन मूल उद्देश्यों की पूर्ति कार्यपालिका से नहीं करवाई जाएगी, और यदि विधायिका डेलीगेशन के माध्यम से ऐसी जिम्मेदारी कार्यपालिका को सौंपती है, ऐसे राइट्स कार्यपालिका को सौंपती है, तो निश्चित तौर पर ऐसा डेलीगेशन जो है वो अवैध होगा। दूसरी बात जो अपन यहाँ डिस्कस करेंगे, दूसरा केस इसमें महत्वपूर्ण आया राजनारायण बनाम चेयरमैन पटना एडमिनिस्ट्रेशन। ये 1954 का उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसाइड किया गया केस है। इसकी समरी पर जो मैंने सेंटेंस आपके सामने लिखा है वो ये देखेंगे आप, विधायिक कृत्यों के सारभूत स्वरूप को परिभाषित करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है। देखो वही ऊपर वाली बात है, सारभूत स्वरूप क्या है, ये ठीक दिल्ली लॉज की तरह ही है कि आवश्यक कार्य या सारभूत कृत्य कौन से हैं। तो यहाँ पुनः हरिशंकर बागला के वाद में जो डिसीजन दिया गया था उसी के ऊपर रीफोकस किया गया, और जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा कि विधायिका के सारभूत कार्य कौन से हैं या विधायिका द्वारा किए जाने वाले कार्यों का सारभूत रूप क्या है, इसको डिसाइड करना एक अत्यंत दुष्कर कार्य है, और इसे हम लगभग असंभव सा ही मान सकते हैं। इस प्रकार एक बार पुनः डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के क्षेत्र में वही प्रश्न घूम के इस वाद में डिस्कस किया गया, और वापस उच्चतम न्यायालय ने यह कहा कि इसे परिभाषित करना या सारभूत कार्यों को डिफाइन करना इतना संभव या आसान कार्य नहीं है। इसके बाद में अगला केस जो हमारे सामने आता है वो है हरखंड बनाम इंडिया या भारत संघ AIR 1970 सुप्रीम कोर्ट। ये 1970 का उच्चतम न्यायालय द्वारा डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के टाइटल में डिसाइड किया गया एक अन्य वाद है, जिसकी समरी को मैंने यहाँ आपके सामने लिखा है। देखो, जहाँ कार्यपालिका पर विधायी पर्यवेक्षण संभव न हो वह निसंदेह सारभूत विधायी कृत्य नहीं माना जा सकता। अंततः हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें भी विधायिका के सारभूत कृत्यों को ही माना गया। तो देखो यहाँ मैंने पिछली कक्षा में आपके साथ डिस्कस किया था कि विधायिका जब भी डेलीगेशन करती है तो अपने अंतिम सत्ता का डेलीगेशन नहीं कर सकती, और कार्यपालिका का विधानों के संबंध में अंतिम नियंत्रण जो है वो विधायिका का कार्यपालिका पर होता है। तो यदि विधायिका के पास किसी प्रकार के नियंत्रण, निरीक्षण और पर्यवेक्षण की शक्तियाँ जिस मामले में कार्यपालिका के संबंध में नहीं रह जाती है, तो ऐसी चीज़ों का डेलीगेशन यदि विधायिका द्वारा किया जाता है तो इस प्रकार के डेलीगेशन को निश्चित तौर पर नल एंड अवॉइड
माना जाएगा, अवैध माना जाएगा, शून्य प्रभाव माना जाएगा। तो ये कुछ बातें इसमें और डिस्कस की गई। फिर अगली जो कैश लॉज में अपने सामने महत्वपूर्ण वाद के रूप में बात आती है, वो आती है गेमन इंडिया लिमिटेड बनाम भारत संघ AIR 1974 सुप्रीम कोर्ट। देखो, गेमन इंडिया लिमिटेड के बाद में एक शब्द जो डिस्कस करने के लिए सामने आया वो था कठिनाई का निवारण। देखो, कानून निर्माण का काम विधानमंडलों का है और इनको एक्चुअल में एग्जीक्यूट करने का काम कार्यपालिका का है। और जब विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को एग्जीक्यूट किया जाएगा तो निश्चित तौर पर व्यवहारिक परिस्थितियों में कार्यपालिका के सामने चुनौतियां आएंगी और चुनौतियों का सामना करने के लिए कार्यपालिका को विवेकीय शक्तियां प्रदान की जाती हैं। कहने का मतलब है, इसके लिए ये शब्द यूज किया गया है इसमें, कठिनाई का निराकरण। तो जब भी विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को लागू करने में कठिनाइयां कार्यपालिका को आती हैं तो उनके निराकरण के लिए कार्यपालिका को विवेकीय शक्तियां होती हैं। तो देखो, इस वाद का जो सार है वो क्या है? कठिनाई का निवारण वहीं तक वैध है जहां तक विधानमंडल की नीतियों में परिवर्तन न हो। कहने का मतलब, किसी भी कानून को एग्जीक्यूट करते समय कठिनाई के निराकरण के आधार पर कानूनों में यदि किसी प्रकार का परिवर्तन या किसी प्रकार का संशोधन किया जाता है या किसी तरीके से उनको बाईपास किया जाता है तो केवल वो वहीं तक वैध माना जाएगा जहां तक उस कानून निर्माण के पीछे विधानमंडल की जो निहित नीतियां रही हैं उन नीतियों में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं आना चाहिए। या यूं कहें कि विधायिका ने किसी कानून को जिन नीतिगत मुद्दों की पूर्ति के लिए बनाया है उन नीतिगत मुद्दों में ही यदि कठिनाइयों का निराकरण करने के दौरान हो जाता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को वैध नहीं माना जाएगा। या यूं कहेंगे कि डेलीगेशन के माध्यम से कार्यपालिका को इस प्रकार के कार्य करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगला केस जो हमारे सामने है वो है हमदर्द दवाखाना बनाम भारत संघ AIR 1960 सुप्रीम कोर्ट। देखो, हमदर्द दवाखाना के वाद में जो बात महत्वपूर्ण है वो ये है कि प्रत्येक विधान को बनाते समय विधायिका द्वारा कुछ मार्गदर्शक सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रत्येक एक्ट में या किसी कानून के आरंभ में उसका विधान या कानून से संबंधित सिद्धांतों को प्रस्तुत किया जाता है और उन मार्गदर्शक सिद्धांतों को फॉलो करते हुए ही उस कानून को कार्यपालिका को एग्जीक्यूट करना होता है। तो इस वाद में यही सवाल महत्वपूर्ण था, क्या किसी विधान में विधायिका द्वारा रखे गए मार्गदर्शक सिद्धांतों की अवहेलना करते हुए किसी कानून को कार्यपालिका एग्जीक्यूट कर सकती है। तो इसका जजमेंट जो लिखा गया वो ये था कि जहां तक अधिनियम के मार्गदर्शक सिद्धांत विवेकीय शक्तियों के इस्तेमाल की अनुमति प्रदान करने का सवाल है वो वहीं तक वैध प्रत्यायोजन माना जाएगा जहां तक कि वो मार्गदर्शक सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करता। और जैसे ही यदि कार्यपालिका डेलीगेशन के संबंध में अपने विवेकीय शक्तियों का दुरुपयोग या किसी प्रकार का इस्तेमाल करते हुए यदि मार्गदर्शक सिद्धांतों को ओवर रूल करता है तो उस प्रत्यायोजन को अवैध माना जाएगा। ये जजमेंट है हमदर्द दवाखाना वाद का। अगला जो केस हमारे सामने आता है MB दयाल बनाम स्टेट ऑफ UP AIR 1972 सुप्रीम कोर्ट। इसमें देखो क्या है, इसका जो निष्कर्ष है, इसकी जो समरी है वो नीचे मैंने नोट कर दी है। देखो, पढ़ना आप क्या लिखा है इसमें। हालांकि कर दर तय करना विधायी कार्य है, परंतु यदि विधायिका ऐसा मार्गदर्शन प्रदान कर देती है तो इस क्षेत्र में करारोपण हेतु पदार्थ के चयन हेतु शक्ति के प्रत्यायोजन को लचीले रुख के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए। देखो, टैक्स इम्पोज करना या करों को लागू करना विधायक करते हैं, लेकिन यदि किसी भी टैक्स लॉ को एग्जीक्यूट या क्रियान्वयन करते समय पदार्थों के चयन करने की छूट यदि कार्यपालिका को विधायिका डेलीगेट करती है तो इस प्रकार के डेलीगेशन को वैध माना जाना चाहिए। इस प्रकार के डेलीगेशन को अवैध नहीं कहा जा सकता। ये जजमेंट जो है वो है MB दयाल बनाम UP 1972। अब देखिए,
इस क्लास में अपन ने जो डिस्कस किया तो वो ये है कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और इनका अपना अपना मूल उद्देश्य होता है। और विधायिका का मूल उद्देश्य है कानूनों का निर्माण करना, और कानून निर्माण की जो शक्ति है या कानून निर्माण का कार्य जो है, इसे विधायिका का सारभूत कृत्य माना जाता है। इसलिए विधायिका अपने कानून निर्माण रूपी सारभूत कृत्य को डेलीगेट नहीं कर सकती, और यदि किसी मामले में ऐसा विधायिका करती है तो इसे न्यायालय अवैध घोषित करेगा। अगर ऐसा करने की इजाज़त विधायिका को दी गई तो विधायिका अपने समस्त जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेगी। और इससे दूसरा यह कि कार्यपालिका में भ्रष्टाचार के और निरंकुशता के और कठोरता के जो उदाहरण हैं वो बढ़ जाएंगे। ये था आज की क्लास का मुद्दा। अगली कक्षा में अपन फिर आगे का टॉपिक डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।